हाँ जी दोस्तों, तो कैसे आप सभी का एमटी क्लासेस में स्वागत है। मैं आपका दोस्त प्रियांशु तिवारी एमटी क्लासेस में स्वागत करता हूँ। चलिए, आज आपके लिए एक नई वीडियो लेकर हाजिर हूँ। तो टॉपिक क्या है? रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन का प्रयोग जो है वो आज आपको पढ़ाया जाएगा। आपका चैप्टर चल रहा था एटॉमिक स्ट्रक्चर, यानी कि परमाणु संरचना, ठीक है ना। तो रदरफोर्ड ने सन 1911 में सोना, चांदी आदि धातु की पतली चादर जिसकी मोटाई 4×10⁻⁵ सेंटीमीटर है पर अल्फा कणों की बमबारी के प्रयोग किए। इस प्रयोग के निम्नलिखित निष्कर्ष निकले। चलिए वो देखते हैं निष्कर्ष क्या निकले। तो पहला निष्कर्ष था कि अधिकांश अल्फा कण धातु की पतली पन्नी में से निकलते समय कोई विचलन नहीं होता है। कहने का मतलब ये है, जो अधिकांश अल्फा कणें होती हैं वो धातु की जो पतली पन्नी होती है उससे जब निकलती हैं तो उनमें कोई विचलन नहीं होता है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि परमाणु का अधिकांश भाग रिक्त है या अधिकांश स्थान रिक्त होता है या तो खोखला होता है, ठीक है ना। उसके बाद दूसरा क्या है? दूसरा है आपका कुछ अल्फा कण अपने मूल मार्ग से थोड़ा विक्षेपित हो जाते हैं। अतः इससे यह प्रदर्शित करते हैं या तो इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि परमाणु के केंद्र में धनावेशित भाग है। परमाणु के केंद्र में धनावेशित क्या है? भाग है, जो कि अति सूक्ष्म स्थान घेरे हुए है या अति सूक्ष्म स्थान घेरते हैं, ठीक है ना। उसके बाद थर्ड क्या था? थर्ड ये था कि अधिकांश अल्फा कण अपने मार्ग में वापस लौट आते हैं या वापस लौट आती हैं। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि परमाणु के केंद्र में जो अति सूक्ष्म धन आवेशित भाग है वह भारी और दृढ़ है। कहने का मतलब ये है कि अधिकांश अल्फा कण पुनः अपने मार्ग में वापस लौट आती हैं, जिससे यह निष्कर्ष निकलता है, जैसे मान लो ये कोई अल्फा कण गई, किसी भारी चीज से टकराई और पुनः अपने मार्ग में वापस लौट आई। कहने का मतलब यही है, ठीक है ना। तो चलिए इसका फिगर देख लेते हैं। फिगर में आपको यानी कि एक परमाणु दिखाया गया है। ये परमाणु हो गया आपका, ये इसका सेंटर है जहाँ पे धनावेश स्थित है। तो जब कोई अल्फा कण पहले जब दूरी से अल्फा कण जाएंगी तो वो सीधे निकल जाएंगे, उनमें कोई विक्षेप नहीं होगा। कहने का मतलब ये है कि क्या होगा कि परमाणु का अधिकांश भाग क्या है? खोखला है। उसके बाद कुछ अल्फा कण जो नाभिक के हल्का पास से जाएंगी उसमें विक्षेप हो जाएगा, क्योंकि जो अल्फा कण होता है वो भी पॉजिटिव होता है और नाभिक में आपके पॉजिटिव आवेश हैं। तो दोनों के मध्य क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा, जिससे कि जो अल्फा कणें होंगी कुछ एंगल पे कुछ कोण पे विक्षेपित हो जाएंगी, तथा जो अल्फा कण नाभिक के सामने से जाती हैं वो वापस लौट आती हैं, क्योंकि भारी या दृढ़ से टकराकर वो अपने मार्ग में वापस लौट आती हैं। ये था इनका निष्कर्ष, ठीक है ना। उसके बाद क्या था? उसके बाद इस प्रयोग और निष्कर्षण के आधार पर रदरफोर्ड ने क्या बताया? रदरफोर्ड ने सुझाव दिया कि परमाणु का लगभग समस्त भार तथा कुल धन आवेश उसके केंद्र में, यानी कि ये कोई परमाणु है, उसका ये भाग है, केंद्र है, और यहाँ पे सारे धनावेश एकत्रित हैं, ठीक है ना। तो उन्होंने यही बताया कि इस सुझाव के अनुसार उन्होंने बताया कि परमाणु का लगभग समस्त भार, कुल वेट और कुल धनावेश उसके केंद्र के सूक्ष्म आयतन में, इस छोटे से आयतन में क्या होता है? स्थित होता है। परमाणु के इस भाग को उसका केंद्रक या नाभिक कहते हैं। इस परमाणु के इस छोटे से भाग को क्या कहते हैं? उसका केंद्रक या नाभिक कहते हैं, ठीक है। अब परमाणु नाभिक का आकार क्या होता है? नाभिक का आकार क्या होता है? तो आपको यह पता होना चाहिए कि विभिन्न तत्वों में परमाणु में नाभिक का आकार भिन्न भिन्न होता है। कहना मतलब ये है कि अलग अलग तत्वों में जो नाभिक का आकार होगा वो अलग अलग होगा। परमाणु त्रिज्या कितनी होती है वो जानो आप। परमाणु त्रिज्या सब में परमाणु त्रिज्या कितनी होती है? 0.37 एंगस्ट्रॉम से 2.62 एंगस्ट्रॉम के मध्य होती है परमाणु त्रिज्या, ठीक है ना। अगर इसको आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हो तो दूसरे शब्दों में परमाणु की त्रिज्या कितनी होगी? 10⁻⁸ सेंटीमीटर होती है, ठीक है ना। किस श्रेणी में होती है? तथा नाभिक की त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 10⁻⁻12 सेंटीमीटर। 10⁻⁻12 सेंटीमीटर, जब आप इसको सेंटीमीटर में चेंज कर दोगे तो नाभिक का आकलन आपको पता चल गया कि विभिन्न तत्वों में नाभिक का आकार भिन्न भिन्न होता है, तथा नाभिक की त्रिज्या कितनी होती है? 10⁻12 सेंटीमीटर होती है,
ठीक है ना। उसके बाद आगे चलते हैं, जो नाभिक का संगठन होता है, यानी नाभिक किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है, तो आपने पिछली वीडियो देखी होगी कि कोई भी परमाणु इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है, ठीक है ना। तो उसमें नाभिक का क्या रोल होता है वो देखो आप, कि जो प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन भारीकण होते हैं, तथा प्रोटॉन धनावेशित होता है, इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित होता है, और न्यूट्रॉन क्या होता है, उदासीन होता है, तथा प्रोटॉन जो होता है धनावेशित होता है। अतः किसी परमाणु के सभी प्रोटॉन व सभी न्यूट्रॉन उसके नाभिक में स्थित होते हैं। कहने का मतलब ये है, जो भारी कण होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, वो नाभिक के किसी परमाणु के नाभिक में होते हैं, तथा जो इलेक्ट्रॉन होता है नाभिक के बाहर रहता है, ठीक है ना। तो इस वीडियो में इतना ही। मैं आशा करता हूँ आपको रदरफोर्ड के अल्फा किरणों का प्रकीर्णन समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, मैं आपके लिए नई वीडियो फिर से लेके आऊँगा इसी टॉपिक की। तो जो फ्रेंड नए हो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे, और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर करें। धन्यवाद।